वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। अपने लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज का सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेमाइज को डील कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने आंसर्स में आप हाई कोर्ट के जजमेंट्स को कोट नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी मैं मतलब प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं होती है, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग मेंस ऑफ अनदर स्टेट। जैसे ये झारखंड का जजमेंट है, तो झारखंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो झारखंड में अगर आप लिख रहे हैं मेंस तो इसे कोट कर सकते हैं, बाकी किसी और स्टेट में भी कोट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेमाइज पे जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में, इसके कंफर्म होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब ये सेक्शन 304 बी आईपीसी से रिलेट करता है। 304 बी बीएनएस में जाके कौन सा सेक्शन बन गया है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, 304 बी तो आईपीसी का सेक्शन है, लेकिन ये बीएनएस में कौन सा सेक्शन है ये आपको खुद पता लगाना है। एंड आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज समथिंग आई डिड डिस्कस इन वन ऑफ माई क्लासेस, राइट। तो अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ढूंढ के आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसे याद रखना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ दिस वन, डाउरी डेथ, राइट। अब सोचने वाली बात है, 304 बी का मामला है राजा राम मंडल का, तो डाउरी डेथ होगा ही। ठीक, फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। चंद्रिका दीक्षित नाम की एक महिला थी, जिनकी शादी राजा राम मंडल से 2004 में हुई। अब पहले ही साल में चंद्रिका दीक्षित पे डाउरी की एक्सपेक्टेशन का एक प्रेशर आने लगा। अब इस एक्सपेक्टेशन के चलते उनको हैरास किया जाने लगा। अपनी बेटी को हैरासमेंट से बचाने के लिए चंद्रिका के फादर ने इन लॉज के उसके डिमांड्स को उस वक्त पूरा कर दिया। अब ये सब जो हुआ वो उसी पहले साल में हुआ था। ठीक है, 4 साल बाद 2009 में चंद्रिका की बॉडी उसके इन लॉज के घर में मिली। जब बॉडी को एग्जामिन किया गया तो गले पे लाइगेशन के मार्क्स थे, मतलब या अगर स्ट्रैंगल करते हैं नेक को तो निशान रह जाते हैं, उन्हें लाइगेशन मार्क्स कहते हैं। और बॉडी और नेक पे कुछ ब्रूजेस थे, और चंद्रिका जी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हुई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि फांसी लगाकर उनकी जान गई है। शी डाइड ड्यू टू एस्फिक्सिएशन, जो कि फांसी से हुआ है। 304 भी सीधा सीधा लग जाता है। क्या कंडीशंस थी उसकी? वही सेम कंडीशंस बीएनएस में भी हैं। सबसे पहले तो मैरिज डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज। शादी के 7 साल के अंदर अंदर डेथ होनी जरूरी है। अब ये डेथ जो है वो 4 साल में हुई, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, डेथ हैज टू बी एन अननेचुरल डेथ। ठीक है, या फिर डेथ ड्यू टू बर्न मार्क या कुछ, मतलब नेचुरल तरह से हुई नहीं है डेथ, किसी बर्न इंजरी के कारण अननेचुरली हो गई। ठीक है, अब क्योंकि वो फांसी लगा के मरी तो ये डेथ नेचुरल नहीं थी, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन जो 304 बी डिमांड करता है वो है डाउरी का डिमांड। ये जिस कन्या ने या जिस लड़की की डेथ हुई है, डाउरी डेथ लिख दिया मैंने गलती से डिमांड की बजाय, जिस लड़की की डेथ हुई है उस पर या उसकी फैमिली पर डाउरी का डिमांड रखा गया। और ये डाउरी का डिमांड था जो उसको हैरासमेंट के, मतलब उसकी वजह से उसे हैरास किया जा रहा था। शी वाज बीइंग हैरास्ड ड्यू टू ऑन अकाउंट्स ऑफ द डिमांड ऑफ डाउरी। ठीक है, क्रूअल्टी और हैरासमेंट से उसे सब्जेक्ट किया गया डाउरी फुलफिल करने के लिए। ये है थर्ड कंडीशन। गॉट इट? अब ये कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, दिस इज एक्चुअली
दिस एक्चुअली हैज टू बी रेड विद द फोर्थ कंडीशन, ठीक है, इन दोनों को साथ पढ़ा जाता है, और वो कंडीशन है सून बिफोर द डेथ। इनफैक्ट इसे यहां लिखना चाहिए मुझे, और सेक्शन में भी इसे इसी तरह से लिखा गया है, एंड इट इज प्रूफ दैट सून बिफोर हर डेथ, ठीक है, उसकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही उसे डाउरी की वजह से हैरास किया गया, उसके साथ गलत बर्ताव किया गया, उसे क्रूअल्टी से सब्जेक्ट किया गया, और इसी वजह से प्रेशर में आके या तो उसने खुद ही अपनी जान ले ली या फिर इसी हैरासमेंट के चलते उसकी हत्या कर दी गई। ये है डाउरी डेथ। नाउ दीज टू कंडीशंस आर कोरिलेटिव, दे वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अनदर, ठीक है। राजा राम मंडल में इन दो कंडीशंस को तो फुलफिल्ड माना गया, लेकिन ये दोनों कंडीशंस पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं थी। डाउरी की डिमांड तो हुई थी, लेकिन डाउरी की डिमांड फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में ही हुई। मेरी बात समझ आ रही है? सून बिफोर को राजा राम मंडल में बहुत अच्छे से ना तो एम्फसाइज किया गया ना ही इंटरप्रेट किया गया, और ये ऑप्शन नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि ऑफेंस बहुत सीरियस है, डाउरी एक बहुत ही बड़ा इविल है जिसे कर्व करना बाय हुक और बाय क्रुक बहुत नेसेसरी है, एंड द परपेट्रेटर्स मस्ट बी डेल्ट विद utmost severity. I know all that. Even the courts know that. इसलिए शायद ट्रायल कोर्ट ने राजा राम मंडल और उसके माँ बाप तीनों को ही 10 years की सजा दे दी, ठीक है। अब इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस केस को उसी लाइट में इंटरप्रेट किया जिस लाइट में ये था। डाउरी की डिमांड को फर्स्ट ईयर में फुलफिल किया गया, इस चीज का एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास था, लेकिन बाकी के सब्सीक्वेंट ईयर्स 2, 3, 4, चौथे साल में की है उसने शायद वो आत्महत्या, चौथे साल में हुई है उसकी डेथ, तो बाकी के 2 साल जो गए बीच में, उस बीच उस पे डाउरी का प्रेशर या डिमांड था, इस चीज को प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश नहीं कर पाया। मतलब प्रोसिक्यूशन सून बिफोर हर डेथ देयर वाज harassment or she was subject to cruelty in relation to dowry demands was not proved properly by the prosecution. Properly मतलब prosecution इसे establish नहीं कर पा रहा। अब ये होता क्या है, how is it correlative, why is it important? एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, और तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हुए, या लेट्स से ही इज योर नेमेसिस, नॉट रियली योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी, बट योर नेमेसिस, ठीक है, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता इंसान। अब तुम सड़क पे साइकिल चला रहे हो और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम गिर गए, ठीक है, तुम गिर गए तो तुम पर लोग हंसने लगे, ओके। अब ये जो चीज है ये तुम्हें हर्ट कर गई, इसके रेपरकशन में अगर तुम कुछ करते हो, जैसे उसे धक्का दे देते हो या उसको भी गिरा देते हो या उस पर हाथ उठा देते हो, उससे लड़ने लगते हो या उसके साथ सिमिलर एक्टिविटी करते हो, तो ये एक रिएक्शन होगा उस हर्ट का जो तुमने फील की उसकी हरकत की वजह से। सवाल है कि तुम्हारा रिएक्शन कितने टाइम तक जस्टिफाइड रहेगा। समझ आ रही है बात? जैसे कि अगर तुम्हें आज गिराया उसने साइकिल से, ठीक है, साइकिल से गिरा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और भले ही वो पब्लिकली हुआ है, लेकिन फिर भी तुम गिर गए, लोग तुम पर हंसने लगे, तुम्हें क्या लगता है एज ए रीजनेबल मैन तुम इस चीज के यू नो व्हाट इज द वर्ड, ग्रज को, इस पर्टिकुलर इवेंट के ग्रज को कितने टाइम तक रीजनेबली होल्ड कर सकते हो? एक ग्रज को कितने टाइम तक होल्ड किया जा सकता है? मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप उसी हफ्ते, लेट्स से कि आपने 4-5 दिन तक आप उबले हुए आग बबूला ही रहे, जहां आप जाते थे लोग आपको देख के हंसने लगते थे। लेट्स से कि एक हफ्ते तक लोग आपको जब भी देखते थे आप मजाक ही उड़ाते थे, हाँ गिर गया गिर गया गिर गया, और आपको गुस्सा आ जाता था,
उसी इंसान पर जिसकी वजह से आप गिरे। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद लोग भूल गए और लोगों ने आप पे हंसना बंद कर दिया। अगर आप इस चीज का बदला 3 महीने बाद लेते हैं या 1 महीने बाद लेते हैं या तब लेते हैं जब कोई आपको कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो आपको बार बार याद दिलाए, तो does it say something about you or does it say something about the person who made you fall? ये ये आपके कैरेक्टर को ज्यादा डिफाइन करता है। So if you hold on to a grudge and act after a period which is not reasonable, it is possible that you are holding a grudge for a little bit too long and you might have a psychological condition. ठीक है, अब जैसे एक लड़की को डाउरी से हरास किया जा रहा है, डाउरी की वजह से हरास किया जा रहा है, इस केस को इसी एनालॉजी के बेसिस पे इंटरप्रेट किया गया है। आज ए को, लेट्स से कि ए को आज हरास किया गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। ये हैरासमेंट तब तक चला जब तक कि ए के फादर बी ने डाउरी को फुलफिल नहीं कर दिया। एक बार डाउरी फुलफिल हो गई तो ए का जो हस्बैंड था सी, वो शांत हो गया क्योंकि उसके ऊपर भी उसके पेरेंट्स का प्रेशर खत्म हो गया। कुछ दिन बाद इसे अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन भी हुआ और इसने ए के साथ सुलह कर ली और ये आराम से बहुत अच्छे से रहने लगे। सेकेंड ईयर दोनों का बहुत अच्छा रहा, थर्ड ईयर दोनों का बहुत अच्छा रहा, फोर्थ ईयर में अचानक से ए जो है सुइसाइड कर लेती है। डाउरी का इसने कोई डिमांड नहीं रखा, इनफैक्ट इसने कोई डिमांड अपने पेरेंट्स को भी नहीं रखने दिया, ये कह के कि भाई जो आपने मांगा, जो आपकी इच्छा थी वो उसके फादर पूरी कर चुके, अब अन्याय मत करिए, आती मत कीजिए। ठीक है, दूसरा साल तीसरा साल बड़े अच्छे से रहे, पीसफुली रहे, लेकिन चौथे साल में इस लेडी ने आत्महत्या कर ली, सुइसाइड कर लिया। अब तुम्हें लगता है कि इस सुइसाइड के लिए सी को पनिश करना सही रहेगा? नहीं रहेगा। पहले साल जो हुआ वो हुआ, ठीक है, अगर वो पहले साल ही एक्ट करती तो समझ आता कि भाई वो बहुत हर्ट है, उसके पेरेंट्स की इस तरह की ह्यूमिलिएशन उसे बहुत गहरा आहत कर गई है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, शी डिसाइड्स टू एंड हर लाइफ और वट एवर इट इज। तो कहीं ना कहीं 304 भी जो है फुलफिल होता दिखाई देता है। लेकिन अब उसके बाद अगर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस है जहाँ पे किसी तरह का हैरासमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई क्रूअल्टी नहीं है, आप अच्छे से जी रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ कोर्डियल हैं, अपने इन लॉज के साथ फ्रेंडली है, और उसके बाद भी अगर आप मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, तो ये मतलब हाउ इज इट नेसेसरीली डाउरी डेथ? राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर सेकेंड थर्ड ईयर डाउरी की डिमांड नहीं है या डाउरी का प्रेशर नहीं है या डाउरी से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, तो क्या डाउरी के लिए उस फैमिली को कन्विक्ट कर देना सही रहेगा? राइट, सून बिफोर का मतलब होता है कि द पर्सन acted because of that dowry demand or the cruelty. There has to be a logical connection between the death and the cruelty that she was subjected to. इन दोनों के बीच में एक लॉजिकल रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। डिमांड की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। अब ये उसका सेल्फ एफर्ट था या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, दिस इज समथिंग विच शैल बी एस्टैब्लिश्ड लेटर ऑन, बट द फैक्ट इज कि उसकी डेथ का कारण डाउरी की अननेसेसरी डिमांड और उससे रिलेटेड क्रूएल्टी ही थी। ठीक है, साल भर पहले डाउरी की डिमांड की गई, उसे पूरा कर दिया गया, दूसरे तीसरे साल कोई डिमांड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर भी लेडी ने सुइसाइड कर लिया। तो वजह शायद डाउरी ना हो, वजह शायद कुछ और। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और भी ऑफेंसेस हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी डाउरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड दिस इज व्हाट वाज held by the high court as well, कि soon before को prosecution establish नहीं कर पा रहा है। The fact that she actually died because of dowry is nowhere logically appearing in the entire fact set. There definitely is a demand which has been fulfilled by the
गर्ल्स फैमिली, बट इट वाज ओनली फुलफिल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले ही साल वो डिमांड फुलफिल की गई है, पहले ही साल उस डिमांड को फुलफिल करने का प्रॉपर एविडेंस भी है। दूसरे तीसरे साल ये डिमांड आई भी कि नहीं, उसे क्रूअल्टी से सब्जेक्ट किया भी कि नहीं, अगर क्रूअल्टी से सब्जेक्ट किया तो वो वाकई डाउरी से रिलेटेड थी भी या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश नहीं कर पाया है। और इसलिए 304 बी की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। राजा राम मंडल को झारखंड हाई कोर्ट ने अक्विट कर दिया। अब इस केस को पढ़ के, सुन के, मुझसे सुन के, समझ के कुछ बच्चों को गुस्सा आ सकता है कि भाई एक परपेट्रेटर को, जिसने क्लियरली डेथ कॉज की है कि एक लेडी की हत्या कर दी है, उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए ऐसा है कि कोर्ट उन्हीं फैक्ट्स पे और उन्हीं एविडेंसेस पे चलता है जो प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करता है। 304 बी का केस था, 304 बी से रिलेटेड ही एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया जा सकता था। मतलब जो चार्ज था वो डाउरी डेथ का ही था। इस चार्ज को प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका, इसीलिए इसे अक्विट कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस चीज को एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि डेथ जो है वो किसी और वजह से भी हो सकती है। She might have died because of other causes, but the causes might not necessarily be dowry. और अगर वो डाउरी है तो प्रोसिक्यूशन उसे क्लियरली स्टैब्लिश नहीं कर पाया। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जब ये केस जाएगा तो इसी चीज के एविडेंस की डिमांड की जाएगी कि आप बाकी सून बिफोर को स्टैब्लिश करिए, तब डाउरी डेथ का चार्ज लगेगा। कुछ और हो सकता है, अबेटमेंट टू सुइसाइड हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एविडेंसेस की जरूरत है। क्रिमिनल केस की पूरी कहानी एविडेंसेस पे चलती है। दोनों पार्टीज के बीच में एविडेंसेस का ही कॉन्टेस्ट होता है। जो पार्टी अपने एविडेंसेस से अपनी बात को प्रूव कर देती है, जिस पार्टी के एविडेंसेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वही पार्टी केस जीत जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस 304 बी को लेकर उतने स्ट्रांग। ओके, तो ये है आज का केस। कुछ एंसिलरी इंफॉर्मेशन है इस केस से रिलेटेड जो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। ये थे लीगल प्रोविजंस जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, अगेन समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड डिस्कस्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो 304 बी से रिलेटेड है। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1990 का केस है। पर्सनल लिबर्टी को बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया गया था। ठीक है, सतबीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, इसमें ये दोनों डाउरी से कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं मैम आर्टिकल 21 दीज टू वर डायरेक्टली कनेक्टेड विद डाउरी। डाउरी का प्रेशर, कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन, कुछ लाई नहीं, ये आर्टिकल 21 को क्लियरली वायलेट करते हैं। ये सतबीर सिंह में होल्ड किया गया था। ठीक है, भले ही मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये बार बार कहना, इस बार को बार बार जताना बिल्कुल डाउरी हरासमेंट है, जो 498 में भी गिना जाएगा, और अगर उसकी वजह से डेथ हो गई है तो 304 बी में भी आएगा, 7 years ऑब्वियसली। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ? अब इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता है कि आंसर क्या है। इसी तरह के अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो नए लॉ से रिलेटेड है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन के आपके प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, नए लॉ से रिलेटेड। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद डाउरी डेथ? अगेन वी नो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है BNS का? ये आपका होमवर्क है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। According to section 304B, within how many years of marriage must a dowry death occur to invoke the presumption of guilt? We know the answer. Thankfully, this doesn't change even in the new law. Presumption is still set within the 7 years of marriage. Means के questions discuss the essential conditions, legal provisions for the presumption of dowry death. I think कि यूपी और एमपी दोनों में पूछा गया है, not necessarily this way, लेकिन पूछा जा चुका है।
ठीक है, illustrate your answers with relevant case laws generally is not something that is highlighted but it is implied कि हाँ आप अपने आंसर को केस लॉ से ही illustrate करेंगे. वो how else can you illustrate your answer? Critically assess the significance and time frame within 7 years of marriage for the presumption of dowry debt. Why is this period crucial? ये भी एक important question है. आप इसके आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट? तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये केस समझ आया है, राइट? ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है, भले ही कितना भी हार्श क्यों ना लगे, लेकिन ये केस गलत नहीं था. मतलब द जजमेंट डिलीवर्ड वाज नॉट अनजस्ट और रॉन्ग. ठीक है, चार्जेस प्रोसिक्यूशन ने गलत लगाए, एविडेंसेस के लैक पे लगा दिए. एनी हाउ, तो अगर आप इसे समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पोस्ट करके बताएं मुझे, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूंगी. Right, so that's it for today. I shall see you again very soon with another episode of a similarly interesting important case law. तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखेंगे, हम फिर मिलेंगे everyone. Thank you so much. Bye bye.